हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन फॉर अनदर एपिसोड ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन के बारे में बात करेंगे जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आप इस चैनल के थ्रू कुछ नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका कुछ क्वेश्चन या डाउट्स वगैरह हो और आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए ये बोल देना। तो शुरू करते हैं। पहला एब्रिविएशन होगा एससी। एससी हम दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म। एक तो है अल्टरनेट करंट और दूसरा है एयर कंडीशनर। मतलब एसी जो घर में फिट होता है या गाड़ी में होता है इसको हम एसी बोलते हैं, मतलब फुल फॉर्म में एयर कंडीशनर। और एक है करंट का एसी जो अल्टरनेट करंट है, जो मतलब डायरेक्ट करंट का ऑपोजिट है। डायरेक्ट करंट लीनियर फॉर्म में जाता है, एक सीधा होके जाता है, लेकिन अल्टरनेट करंट ऊपर नीचे होके जाता है, फ्लक्चुएट होता है जिसका करंट। नेक्स्ट है एडी। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग यही है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। तो जीसस का जन्म का पहले का जो इरा है उसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट का जन्म के बाद जो पीरियड है उसको हम एडी बोलते हैं। और एडी हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से लिखा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4। और बीसी -1 निगेटिव होके माइनस होके आता है। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी का फुल मीनिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि बैंक रिलेटेड एक्रोनिम है। और ये एक्चुअली एशिया का कुछ देशों से कॉन्स्टिट्यूट है। एशिया का कुछ देशों ने मिलकर ये बनाया है और इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है। नेक्स्ट है AERE, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये एक एनर्जी सोर्स है जिसके थ्रू एनर्जी जनरेट होता है और ये एक एटॉमिक से बनाया जाता है, एनर्जी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है AGOC, मतलब एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, फुल मीनिंग। और ये एक्चुअली एशिया का जो गेम्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका डिसीजन, उसका कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिसीजन ये मीटिंग के थ्रू होता है, AGOC मीटिंग। जैसे कि एशियन गेम्स, नेक्स्ट एशियन गेम्स होगा हांगजू में, मतलब 2020 में, और हांगजू चाइना में है। तो ये सब डिसीजन वगैरह ये मीटिंग के थ्रू, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अथॉरिटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है AICTE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो हिंदुस्तान में जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या तो IITs वगैरह, ये सब AICTE का अंडर होता है। जितना भी टेक्निकल एजुकेशन हो हिंदुस्तान में, सबको कैसे गवर्न करना है, कैसे वर्क करना है, ये AICTE प्रिंसिपल या तो कोई रूल वगैरह बनाता है। नेक्स्ट है HIV/AIDS, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म और AIDS का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी है और इसका सिंबल यही है। नेक्स्ट है AIFE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कोई भी गेम हो, सबका एक अलग अलग इंडिपेंडेंट फेडरेशन होता है और ये फुटबॉल का फेडरेशन है AIFE। जैसे कि क्रिकेट का भी फेडरेशन है इंडिया का, तो उसका नाम है BCCI। तो वैसे ही फुटबॉल का एक फेडरेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है एम्स। एम्स एक्चुअली एक मेडिकल हॉस्पिटल है और मेडिकल रिसर्च सेंटर भी है। तो हिंदुस्तान में अभी फुल्ली फंक्शनल 7 एम्स है। हिंदुस्तान के कई जगह में है और
एक है दिल्ली में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एम्स है, सबसे बड़ा एम्स है हिंदुस्तान का, वो है दिल्ली में। और भी बहुत सारा एम्स बनाने का काम चालू है, लेकिन अभी तक कोई फुल्ली फंक्शनिंग एम्स नहीं बना, सिर्फ 7 ही हिंदुस्तान में है। फिर है AIR, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। ये ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है AM, जो टाइम से रिलेटेड है, एंटी मेरिडियन मतलब बिफोर नून। रात मिडनाइट का 12 बजे से लेकर दिन का जो मिड डे में जो 12 बजे होता है, उस टाइम को हम AM बोलते हैं। और रिमेनिंग 12 आवर्स जो दिन का 12 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक, उसको हम PM बोलते हैं। नेक्स्ट है APEC, एपेक, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एजेंसी है। ये एशिया का कुछ देश और बाकी जगह का यूरोप और अमेरिका का कुछ देश मिला के बना है, और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसका टोटल मेंबर 21 है। फिर है एशियन ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका टोटल मेंबर 10 है, और ये साउथ एशिया का कुछ देशों से मिलके ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इसमें इंडिया नहीं है। फिर है ASI, जिसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, रिसर्च होता है या कुछ सर्वे, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, ये सब ASI के थ्रू होता है। और ASI गवर्नमेंट एजेंसी है ये सर्वे करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए ASI ही सर्टिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी है। फिर आता है बर्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, इंडिया का बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, जिनके नाम से ये नाम दिया गया है। और ये एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है ब्रिक्स, फिर है BBC, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। मतलब ये दुनिया का सबसे पुरानी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी हिसाब से माना जाता है। और ये ब्रिटिश का एक न्यूज़ एजेंसी है, और इसका बहुत सारा ब्रांचेस दुनिया का कई बड़े बड़े देशों में है। इंडिया में भी एक BBC का एक एजेंसी है जो BBC हिंदी बोल के एक न्यूज़ चैनल है। फिर आता है BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म का पहले का जो इरा है, पीरियड है, उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और ये हमेशा माइनस होके आता है, माइनस होके गिना जाता है। फिर आता है BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, मुंबई का महाराष्ट्र में है। ये एक्चुअली क्रिकेट का बोर्ड है, पूरा हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। कोई भी हिंदुस्तान का खिलाड़ी कौन सिलेक्शन प्रोसेस से लेके हिंदुस्तान खिलाड़ी का सब कुछ आना जाना से लेके कैसे टेस्ट होगा, सब कुछ वगैरह ये BCCI ही तय करता है। फिर आता है ब्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म है 5 देशों से मिलके, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए ये कमेटी बनाया गया है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। फिर आता है BHEL, ये एक सरकारी कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये एक सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बीमस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेपाल और भूटान बाद में शामिल हुआ, इसलिए यहाँ शामिल नहीं किया गया। तो ये एक
इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। फिर आता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक डिग्री है, फार्मेसी का रिलेटेड एक डिग्री है जो हासिल करने के बाद कोई भी पेशेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, लीगली सुझाव दे सकते हैं। फिर आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब हिंदुस्तान का जो पूरा बॉर्डर है ये बीएसएफ ही संभालते हैं। तो हिंदुस्तान का बॉर्डर में बीएसएफ ही है जो हम पूरे देश को सिक्योर रखते हैं। और कुछ सेंसिटिव जगह है जहाँ बीएसएफ के अलावा और भी फोर्स है, जैसे कि आर्मी है, तो वो लोग तैनात रहते हैं। तो बीएसएफ ही बेसिकली पूरा हिंदुस्तान का जो बॉर्डर, जितना भी बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर में फ्रंट में तैनात है, ताकि दूसरे देश का लोग हिंदुस्तान में ऐसे ही नहीं घुस सकते। फिर आता है कैग, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पूरा हिंदुस्तान का जितना भी ऑडिट करना होता है, हिसाब निकास, सब कैग करते हैं। और ये एक सरकारी सेंट्रल केंद्रीय सरकार का एक एजेंसी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरा सरकारी चीज़ों का हिसाब रखते हैं, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये सब हिसाब रखते हैं। फिर आता है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये एक एक्चुअली क्राइम ब्रांच है केंद्रीय सरकार की। कुछ बड़ा घोटाला हो या कुछ बड़ा क्राइम हुआ हो, मर्डर हुआ हो, तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है। तो फिर आता है सीबीएसई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक एजुकेशनल बोर्ड है जो कि सेंटर का अंडर आता है। हर स्टेट का कुछ स्टेट बोर्ड होता है, लेकिन ये सीबीएसई पूरा सेंट्रली, देश का कोने कोने में सीबीएसई का सेंटर है। मतलब कुछ स्कूल में लाइक केंद्रीय विद्यालय के भी जो होता है, वहाँ सीबीएसई का पढ़ाई होता है, सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई होता है। इसके अलावा आर्मी स्कूल वगैरह या भी कोई प्राइवेट स्कूल में भी सीबीएसई, जो प्राइवेट स्कूल चाहे अपना सीबीएसई भी अपना सकता है, या तो कोई स्टेट बोर्ड का कुछ बोर्ड अपना सकता है। तो सीबीएसई एक्चुअली सेंटर का एजुकेशनल बोर्ड है। फिर आता है सीडेक, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये एक कंप्यूटिंग के रिलेटेड एक डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। फिर आता है सीआईडी, जिसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हर स्टेट डिपार्टमेंट पुलिस का सीआईडी एक ब्रांच होता है। कुछ क्राइम हुआ हो तो सीआईडी जाके इन्वेस्टिगेट करता है। ये हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट में रहता है। फिर आता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब कॉमनवेल्थ देशों का एक एजेंसी है, एक कमिटी है। कॉमनवेल्थ देश वही देश है जो कि एक टाइम में इंग्लैंड का कॉलोनी हुआ करता था। वही देश कॉमनवेल्थ देश के नाम से जाना जाता है। फिर आता है CISF, ये भी एक पुलिस फोर्स है जो कि केंद्रीय सरकार के अंडर आता है, और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देश में कुछ अशांति हो, कुछ मामले में ये CISF को भेजा जाता है। अगर कोई स्टेट केंद्रीय सरकार का मदद मांगते हैं तो CISF भी भेजा जाता है और CRPF भी भेजा जाता है। फिर आता है CJM, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन कोर्ट है उसका जो जज है उनको हम CJM बोलते हैं। जो चीफ जज है
उनको हम CJM बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन कोर्ट है वहाँ का चीफ जज को हम CJM बोलते हैं। फिर आता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको हम CJI बोलते हैं। तो प्रेजेंटली जस्टिस NB रमाना इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारा प्रेजेंट CJI है, 48 CJI ऑफ इंडिया। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये पुलिस का एक प्रोसीजर, जो केसेस वगैरह उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर कोड है, जो कि 1973 में बनाया गया था। फिर आता है CNG, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके ये मटेरियल बनाया गया है, और ये बहुत जगह में प्रोड्यूस होता है, और बहुत इससे गाड़ी चलता है या तो कुछ गैस सिलेंडर ये सब चलता है। इसके बाद आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक्चुअली एक पुलिस फोर्स है जिसका जो केंद्रीय सरकार के अंडर आता है, और इन लोगों का काम है अगर देश में कहीं अशांति हो या तो कुछ प्रॉब्लम्स हो, दंगा हो, फसाद हो, रायट हो, तो CRPF को वहाँ भेजा जाता है ताकि माहौल शांत हो। तो ये केंद्रीय सरकार के अंडर आता है। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से मांग करे कि वहाँ अशांति हो रहा है, कई जगह में अशांति हो रहा है, तो केंद्रीय सरकार CRPF को भेजता है। फिर आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये देश का जितना स्टैटिस्टिक रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्वे होता है, या तो नेशनल अकाउंट या तो एनुअल सर्वे, जितना भी इंडस्ट्री का एनुअल सर्वे या तो इकोनॉमिक सेंसस, ये सब वगैरह CSO ही करता है। इसके बाद आता है CBC, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये एक्चुअली सरकार का करप्शन को एड्रेस करता है। मतलब अगर कोई सरकार करप्शन करे तो उसको पब्लिक के सामने लाता है, सरकार को बोलता है कि इस डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है, तो ये सब पब्लिकली बोलता है। और ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, सरकार को बोल सकता है कि इस डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है। इसके बाद सरकार जांच करवाता है। इसके बाद होता है DD, मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ये चेक जैसा दिखने में है, इसके थ्रू हम पैसा भेजते हैं। कहीं पैसा भेजना हो तो हम डिमांड ड्राफ्ट से के थ्रू बैंक में जाके करते हैं। फिर आता है IG, DIG, ये हर पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस रैंक है, एक डेजिग्नेशन है। IG सबसे बड़ा है, मतलब इंस्पेक्टर जनरल, इसके नीचे है DIG, मतलब डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। फिर आता है DLit, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये PhD के बाद का डिग्री है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक DM होते हैं, तो जो कि इस डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं। ये लोग अमला हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब कुछ संभालते हैं। फिर आता है DNA, डाईऑक्सीराइब न्यूक्लियर एसिड। अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअली किसी ह्यूमन को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है, तो हम DNA के थ्रू एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेडिकल साइंस का एक हिस्सा है DNA। एक ऑपरेशन के थ्रू हम किसी का DNA निकाल सकते हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है DRDO, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सरकारी आर्मी मिलिट्री का जितना भी टेक्नोलॉजी या तो कुछ वेपन्स वगैरह चाहिए, नया नया इनोवेशन वेपन्स, तो ये DRDO ही बनाता है। फिर आता है DTH, मतलब डायरेक्ट टू होम,
होम, तो ये एक्चुअली डिश टीवी जो डिश बोलते हैं जिसको हम, तो ये DTH बहुत तरह तरह का होता है, लाइक एयरटेल, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह। फिर आता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये पहले बहुत यूज़ होता था, लेकिन आजकल पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के होने के बाद ये DVD कम यूज़ होने लगा। ये कंप्यूटर में डाल के आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे गाना हो, फिल्म हो, या तो कुछ टेक्स्ट, फोटोज़ वगैरह कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वोट डालने का एक मशीन है जो कि हिंदुस्तान में यूज़ होता है। MP इलेक्शन में हो या तो MLA इलेक्शन में ये EVM यूज़ होता है। फिर आता है EXIM मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो EXIM में आप जाके लोन की मांग कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, तो उसको आप फॉलो करना होता है। फिर आता है FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है और जिसका हेडक्वार्टर इटली में है। पूरे दुनिया में भूखमरी और न्यूट्रिशन का इम्प्रूव करना, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये और एजेंसी बनाया गया है। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है। FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे कि हिंदुस्तान में CID, CBI है, वैसे ही FBI अमेरिका का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके बाद आता है FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो हिंदुस्तान के बाज़ार में दाम को कंट्रोल करने के लिए और किसानों को सही दाम देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये सरकारी एक कंपनी है, सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो सरकार के अंडर काम करता है और देश में प्राइस ज़्यादा ना हो इसीलिए ये कंट्रोल करता है प्राइस को और किसानों को सही भाव देता है हर चीज़ का। किसानों का अनाज का सही भाव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक करता है। फिर आता है FIR मतलब फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कुछ क्राइम हो या कुछ हादसा हो तो हम पुलिस में जाके कंप्लेन लिखवाते हैं, तो उसको ही हम FIR बोलते हैं, जहाँ हम अपना सब इंफॉर्मेशन उस इवेंट का, इस इंसिडेंट का सब इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, उसको हम FIR बोलते हैं। फिर आता है FTII मतलब फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये एक्चुअली सरकारी केंद्रीय सरकार के अंडर है। फिल्म और टेलीविज़न के जगत के लिए ये बनाया गया है और इसके अंदर बहुत सारा कोर्सेस है जो कोई भी हिंदुस्तानी या बाहर का लोग कर सकते हैं वहाँ एडमिशन लेके। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो केंद्र सरकार के अंडर है। फिर आता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी एक देश का लोग दूसरे देश में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम FDI बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे देश का लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको हम FDI बोलते हैं। वो बंदा, वो इन्वेस्टर इंडिया में डायरेक्ट पैसा लगा सकता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी एग्रीकल्चरल फार्म हो, या तो डिफेंस फील्ड में, या तो एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट खरीद सकता है। तो FDI में बहुत सारा प्रोविज़न है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो में। इसके बाद आता है FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक्चुअली किसी कंपनी को, फूड कंपनी को लाइसेंस देना और कैसे चीज़ों को बेचेगा या तो उसका पैकिंग से लेके सब कुछ ये देखता है। ये फूड रिलेटेड कंपनी है। एक चीज़ अगर लोगों के लिए ख़राब हो, हानिकारक हो, खाने के लिए उपयोग ना हो तो ये
FSSAI उसको उस कंपनी को सील कर सकता है, बैन कर सकता है, ताकि वो खराब कंपनी, खराब आइटम पब्लिक मार्केट में ना आए। तो ये पूरा फूड रिलेटेड जो सेफ्टी है ये FSSAI ही देखता है हिंदुस्तान में। इसके बाद आता है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गैस अथॉरिटी है इंडिया का जो केंद्र सरकार के अंडर आता है। इसके बाद है GST। तो GST बहुत ही फेमस हुआ है इन दिनों, मतलब ये एक नया काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है, इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2017 से। इसके पहले वेट था, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स या तो सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ये तीनों को रिप्लेस करके GST बनाया गया है। GST में बहुत सारा स्लैब्स है, 0% से लेके 28% तक स्लैब्स हैं। तो हर डिफरेंट आइटम में अलग अलग GST फिट होता है। और पेट्रोलियम और अल्कोहल ये दोनों चीज़ में GST नहीं होता है, इसमें और कुछ टैक्स होता है। और GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको याद रखना होगा। इट्स नॉट डायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग GST का परसेंटेज लगता है। GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो टाइम हमारा शुरू होता है, समय शुरू होता है, ये इसी जगह से शुरू होता है। पूरा दुनिया में टाइम जो शुरू होता है इसी जगह के बेसिस से शुरू होता है। ग्रीनविच एक इंग्लैंड का, लंदन का एक जगह का नाम है और वहाँ से ही टाइम शुरू होता है, मतलब यहाँ ही टाइम का एक स्टैंडर्ड वहाँ से ही शुरू होता है। इसके बाद आता है GDP, GNP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GST और GNP और GDP में फ़र्क यही है कि GDP किसी एक देश में, चाहे उस देश का उस देश में कुछ विदेशी कंपनी या विदेशी लोग ही पैसा कमाए तो वो एक देश का इकोनॉमी में, GDP में इंक्लूड होता है। लेकिन किसी एक देश के अंदर एक साल में जितना पैसा होता है वही उसको हम GDP बोलते हैं। लेकिन GNP अलग है। GNP का फॉर्मूला यही है कि एक देश का सिटीजन, चाहे वो बाहर देश में क्यों ना हो, वो जितना कमाता है, उसका कंपनी या तो वो इंडिविजुअल जितना पैसा कमाता है उसको हम GNP बोलते हैं। अगर किसी एक देश में विदेशी कमा रहा है पैसा या उसका कंपनी कमा रहा है वो, लेकिन GNP में इंक्लूड नहीं होगा। GNP मतलब उसी एक देश का सिटीजन होना होगा। अगर हिंदुस्तान का एक सिटीजन अमेरिका में पैसा कमा रहा है तो ये हिंदुस्तान का कंपनी या हिंदुस्तान का जो इंडिविजुअल आदमी अमेरिका में पैसा कमा रहा है उसका पैसा का जो शेयर वो GNP में इंक्लूड होगा। लेकिन GDP अलग है। GDP मतलब किसी एक देश में, मतलब हिंदुस्तान में, फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी हो, कोई भी विदेश का लोग हो, जितना पैसा कमा रहा है वो उसी देश में, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वही सब उसी देश का, मतलब हिंदुस्तान का GDP इसके हिसाब से माना जाएगा। तो यही फ़र्क है GDP और GNP। इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट किसी एक वीडियो में होगा। फिर आता है GPS, मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब जिसके थ्रू हम लोकेशन जान सकते हैं। तो ये है GPS। इसके बाद है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये एक्चुअली एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चर के लिए बनाया गया है। ये कंपनी हिंदुस्तान का डिफेंस आर्मी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, जो चीज़ चाहिए होता है, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, फाइटर जेट हो, या तो कुछ वेपन्स हो, या तो कुछ मशीन हो, जो ये हल बनाता है। ये सरकारी कंपनी है, केंद्रीय सरकार के अंडर आता है। इसके बाद आता है HDFC, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि बहुत ही मशहूर एक बैंक है हिंदुस्तान का और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर आता है IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक का अंडर ये बैंक काम करता है
और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी मतलब यूएसए का एक जगह है, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, वहाँ है उसका हेडक्वार्टर। फिर आता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो क्रिकेट का जो पूरा दुनिया का क्रिकेट का जो काउंसिल है उसको हम आईसीसी बोलते हैं। ये क्रिकेट का पूरा हेड है, पूरा दुनिया में ये हेड है आईसीसी। जैसे कि फुटबॉल में होता है फीफा, पूरा दुनिया का फुटबॉल का काउंसिल है फीफा, और वैसे ही क्रिकेट का आईसीसी है। और इसका हेडक्वार्टर फिलहाल दुबई यूएई में है। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बादोदरा गुजरात में है। ये हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर एक बैंक है। फिर आता है आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये एक्चुअली एक जस्टिस कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट मतलब पूरा दुनिया का कोर्ट है, और इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड का द हाग बोल के एक जगह है, तो जो नेदरलैंड का कैपिटल है वहाँ है। और आईसीजे मतलब ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, और हर जजेस का 9 साल का टेन्योर होता है। और आईसीजे एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल 6 ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का 6 अहम ऑर्गन है, और उसमें से एक है आईसीजे। फिर आता है आईआईएस मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कभी कभी आईआईएससी भी बुलाते हैं। ये एक्चुअली बेंगलुरु में है इसका कैंपस, और ये हिंदुस्तान का बहुत सालों से टॉप रहा है, टॉप इंस्टीट्यूशन रहा है बहुत सालों से। नेक्स्ट है आईसीएमआर जिसका फुल मीनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये मेडिकल रिसर्च का टॉप बॉडी है, एपेक्स बॉडी है मेडिकल रिसर्च का। फिर आता है आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये एक्चुअली एलआईसी जो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसका एक ब्रांच है। नेक्स्ट आता है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका फाउंडर जवाहरलाल नेहरू है, और फिलहाल अभी फुल्ली फंक्शनिंग 23 आईआईटी है हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे सिटीज़ में, और भी बहुत सारे आईआईटीज़ बन रहा है जो अभी भी फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और भी बहुत सारा आईआईटीज़ रहेंगे हिंदुस्तान में। नेक्स्ट है आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जेनेवा वहाँ है, और ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है जो कि लेबर का सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करता है। फिर आता है आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसका ये देहरादून मतलब उत्तराखंड में है। ये एक्चुअली इंडियन आर्मी का जितना भी ऑफिसर है उनको ट्रेन करता है। जितना भी ऑफिसर पास होके आते हैं तो उनको ट्रेनिंग में वहाँ भर्ती होना पड़ता है, वहाँ भेजा जाता है, और वहाँ जाके वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। फिर आता है आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी मतलब यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी वहाँ है। ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, बहुत अहम एक मॉनेटरी एजेंसी है, और इसका काम है कि पूरे दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल रखना है, और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको सस्टेन रखना है। फिर आता है आईएनएस इंडियन नेवल शिप, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारा आईएनएस है, नेवल शिप है, जैसे कि विक्रमादित्य, तलवार, विराट, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस तलवार। तो ये हिंदुस्तान का नेवी का नेवल शिप है। फिर आता है इनसेट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये इसरो ने बनाया है, तभी से लेके अभी तक बहुत सारा इनसेट बना चुका है,
और ये सब इंसेट बहुत सारा कामों में लगता है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस हो या तो टेलीकम्युनिकेशन के पर्पस हो या तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग या तो मेट्रोलॉजिकल जो वेदर का उसका भी पर्पस हो, तो इसके लिए भी ये इंसेट भेजा गया है स्पेस में। और ये सिर्फ इसरो ही बनाता है। इसरो जो कि हिंदुस्तान का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंसेट इसरो बनाता है। फिर आता है इंटरपोल, मतलब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है पूरे 194 देशों का पुलिस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेट करके काम करते हैं। अगर किसी दूसरे देश में कोई क्रिमिनल घूम रहा हो तो उसको पकड़वाने के लिए एक देश का पुलिस दूसरे देश का पुलिस का मदद मांग सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस का लियोन जगह में है। फिर आता है आईपीसी, मतलब इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, ब्रिटिश के टाइम में बनाया गया था। मतलब हिंदुस्तान का जो पुलिस का जो लॉ का जो फॉर्मुलेशन है ये आईपीसी के थ्रू काम करता है। आईपीसी के हिसाब से हिंदुस्तान का पुलिस का लॉ काम करता है। इसके बाद आता है आईक्यू, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था ये फॉर्मूला। मतलब किसी का आईक्यू मापना है तो एक फॉर्मूला होता है, तो उसके थ्रू हम किसी बच्चे का आईक्यू जान सकते हैं। आईक्यू, अगर किसी का आईक्यू 145 हो तो वो प्रोफाउंडली गिफ्टेड होता है। किसी का 130 के ऊपर हो, 130 to 145, वो गिफ्टेड बोलते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड, उसको हम गिफ्टेड बोलते हैं। उसका आईक्यू होता है 130 के ऊपर। इसके बाद 115 जो मोर एबल है। इसके बाद 100, 85, तो 85 का ऊपर उनको हम एवरेज बोलते हैं। फिर आता है ISBN, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये एक बुक नंबर है, इंटरनेशनली दिया जाता है और इसका ये हर देश का पब्लिशर किसी राइटर का बुक को ISBN देता है। ये बस कोई पब्लिशर ही ISBN दे सकता है। ISBN यहाँ किसी बुक का पीछे ऐसे करके बारकोड जैसा लिखा होता है ISBN, और हर एक नंबर का कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि 978 लिखा होता है, उसका आइडेंटिफाई दिस एज एन ISBN। इसका किसी पब्लिशर का, ये जगह किसी पब्लिशर का है, पब्लिशर को पहचानने के लिए। इसके बाद ये लास्ट वर्ड आइडेंटिफाइज द चेक डिजिट। तो ये सब एक मीनिंग है ISBN नंबर का। तो इसका फुल मीनिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। फिर आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, मतलब कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु। और ये हिंदुस्तान का स्पेस एजेंसी है, एक ही स्पेस एजेंसी है यही इसरो है। इसके बाद आता है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हिंदुस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है +5.30 मिनट्स, 5 hours and 30 minutes, ये हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। फिर आता है IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लॉड, स्विट्जरलैंड का ग्लॉड जगह वहाँ है। तो ये नेचर का कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के लिए, नेचुरल रिसोर्स को सस्टेन करने के लिए काम करते हैं। फिर आता है KG, मतलब किंडरगार्टन। ये जो बच्चा एक पूरा स्कूल के पहले का जो पीरियड है, जो क्लासेस है, उसको हम KG बोलते हैं। जब बच्चे लोग खेल कूद के कुछ सीखते हैं तो उस टाइम उस क्लासेस को हम KG बोलते हैं। LIC, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये सरकारी एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है।
फिर आता है LLB बैचलर ऑफ लॉ, ये एक लॉ डिग्री है, बैचलर डिग्री है, लॉ का बैचलर डिग्री है LLB। इसके बाद आता है LLM जो लॉ का मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ लॉ LLM। फिर आता है LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसको हम LOC बोलते हैं। ये मिलिट्री कंट्रोल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये बॉर्डर है। फिर आता है LOAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो कश्मीर में एक लाइन है उसको हम LOAC बोलते हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लाइन है, बॉर्डर है, मिलिट्री बॉर्डर, उसको हम LOC बोलते हैं। फिर आता है LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एक तरह का फ्यूल गैस है जिसके थ्रू हम कुक करते हैं या तो वाहन व्हीकल्स चलाते हैं। फिर आता है LPG का और एक फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो तभी 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तभी उन्होंने हिंदुस्तान में LPG का इकोनॉमिक पॉलिसी हिंदुस्तान में लाया है। और जिसके बाद ही पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक सिनारी जो बहुत अच्छे से बदल गया, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक तरक्की होने लगा। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद। फिर आता है MBBS, ये एक डॉक्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है डॉक्टरों का, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर आता है MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये MBBS के बाद ही लिया जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD। फिर आता है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सालों से पूरा दुनिया का जितना भी इंस्टीट्यूट है वो उसका टॉप रहा है बहुत सालों से। ये USA का एक इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर आता है MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उनको हम MLA बोलते हैं, जो कि जिनको वोटर, एक स्टेट का, एक राज्य का लोग डायरेक्टली वोट देके चूज करते हैं। फिर आता है MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो ये MLC लेकिन हर स्टेट में नहीं होता है, ये भी एक मेंबर है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और MLA और MLC अलग अलग है। और MLC का जो इलेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ग्रेजुएट्स लोग, किसी एक एरिया का ग्रेजुएट्स लोग, टीचर्स लोग, लोकल अथॉरिटीज़ या तो MLA मेंबर जो है या तो गवर्नर, ये लोग चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो MLC का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन MLA डायरेक्टली वोटर के थ्रू इलेक्ट होते हैं। फिर आता है MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो जो इंडस्ट्री है, छोटा बड़ा इंडस्ट्री है, उनका जो मिनिस्ट्री है उसको हम MSME बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME बोलते हैं हम इसको। ये केंद्र सरकार के एक मिनिस्ट्री है जिसमें छोटा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीनों तरह का इंडस्ट्री इंक्लूड होता है। फिर आता है MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जहां 8 गोल रखा गया था 2015 में। यूनाइटेड नेशन का एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था 2000 में, और 2015 के लिए 8 गोल रखा गया था, जैसे कि पॉवर्टी हटाना है, या तो एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन हर देश में लाना है। तो वैसे ही पूरा 8 MDGs 8 गोल रखा गया था, जिसका बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।
तो ये गोल रखा गया था 2015 तक, मतलब 15 साल में ये 8 गोल को अचीव करना है। जितना भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, ये मेंबर काउंट्री है, ये सब देश वहाँ पार्टिसिपेट किए थे और वो गोल अपनाने के लिए प्लेज लिए थे। फिर आता है एमएनसी, मतलब कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कोई मल्टीनेशनल कंपनी को हम एमएनसी बोलते हैं, जैसे कि गूगल या तो कोका कोला या तो याहू या तो मैकडोनल्ड, फेसबुक, ट्विटर, एडिडास, इसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। मतलब किसी एक देश का कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाता है, उस देश के अलावा और बाहर कोई देश में जाता है, तो हम उसको एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। फिर आता है नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये एक्चुअली एग्रीकल्चर का जो लोन वगैरह, गांव का जो डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह, इसके लिए अगर आपको मांग करना है तो आप नाबार्ड में जा सकते हैं। नाबार्ड बैंक जो स्पेसिफिकली गांव का एग्रीकल्चरल चीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए, जो गांव का डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। फिर आता है नासा, जो कि बहुत सबको पता है कि नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हिंदुस्तान में इसरो है, वहाँ वैसे नासा अमेरिका का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आता है नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम का एक जगह है, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ है। और नेटो एक्चुअली 30 यूरोपियन कंट्री और कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री को लेके कंस्टिट्यूट हुआ है। फिर आता है NCERT, मतलब ये एक एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है, मतलब काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका काम है कि एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, या तो कुछ इनोवेशन, नया आइडियाज़ ये सब करवाना, नया सिलेबस बनाना, टेक्स्ट बुक, इसके बाद कुछ एजुकेशनल किट्स बनाना, या तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप करना, ये सब काम NCERT करता है। NCERT एक्चुअली सेंट्रल केंद्रीय सरकार के अंडर आता है। CBSE, जैसे CBSE को NCERT प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक, वैसे ही कुछ स्टेट बोर्ड को, कोई पूरा स्टेट बोर्ड को NCERT टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। कैसे टेक्स्ट बुक होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, ये कोई भी टेक्स्ट बुक का पूरा मटेरियल NCERT ही फॉर्म करते हैं, NCERT ही बनाता है। इसके बाद आता है NDA, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग है, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस का जो नेवी है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों का डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग है। और ये तीनों सर्विस का एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र में है, जिसका इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आता है नीति आयोग बोलते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए, मतलब पूरा देश में ये केंद्रीय सरकार के अंडर काम करता है। केंद्रीय सरकार को सुझाव देते हैं कैसे पॉलिसी बनाना चाहिए पूरे देश में, कौन सा पॉलिसी अच्छा होगा, कौन सा पॉलिसी बेटर होगा, इसका सुझाव नीति आयोग केंद्रीय सरकार को देते हैं। इसके अलावा बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इकोनॉमिक सुझाव देना या तो कुछ पॉलिसी का सुझाव देना, ये नीति आयोग करता है। और इसके अलावा भी कुछ सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ये सब वगैरह भी नीति आयोग टाइम टू टाइम करता है। NRC, अब है NRC, तो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये सिटीजन्स का रजिस्टर
एक बनाया जाता है एनआरसी, जो अभी तक असम में ही हुआ है, पूरा हिंदुस्तान की असम में ही हुआ है एनआरसी, और आगे पूरा हिंदुस्तान में होने का चांसेस भी है, ऐसा हिंदुस्तान का गृह मंत्री ने अनाउंस किया है। तो अभी सिर्फ असम में ही हुआ है एनआरसी। ये सिटीजन्स का रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है। फिर आता है एनएचआरसी, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो सिटीजन्स का मतलब हिंदुस्तान के अंदर जितना भी ह्यूमन है तो उनका राइट्स के लिए फ़ाइट करता है। अगर किसी के अगेंस्ट किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजियस ग्रुप या किसी एक ट्राइब के अगेंस्ट कुछ बार्बरिज्म हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एनएचआरसी होगा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। तो एनएचआरसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये केंद्रीय सरकार के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरा हिंदुस्तान में काम करता है। फिर आता है एनआरईपी, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब गांव के लोगों को डेली वेजर है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम का जुगाड़ करता है एनआरईपी के अंडर बहुत सारा स्कीम है, जैसे कि महात्मा गांधी एनरेगा जो गरीब योजना है वो भी है कि इसके अलावा बहुत सारा योजना है जो गरीब लोगों के लिए है। तो ये एक बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, गरीब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। फिर आता है एनआरएचएम, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये पूरा हिंदुस्तान में काम करता है। हिंदुस्तान के में ये एक हेल्थ मिशन है जो कि केंद्र सरकार के अंडर है, जो बेसिकली गांव इलाके में ये हेल्थ मिशन अप्लाइड है, इम्प्लीमेंटेड है। फिर आता है एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंटली काम करता है, जो लोकल भी है, रीजनल भी। एक एनजीओ लोकल भी हो सकता है किसी एरिया स्पेसिफिक, या तो रीजनल किसी बड़ा प्रदेश को लेके एक एनजीओ हो सकता है, या तो नेशनल लेवल का कुछ एनजीओ हो सकता है, या तो इंटरनेशनल लेवल का कुछ एनजीओ हो सकता है। यूनिसेफ बोल के जो यूनाइटेड नेशन का ये बहुत ही बड़ा एक बच्चों के लेके एक एनजीओ है। तो वैसा ही एनजीओ छोटा बड़ा इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और किसी रीजन स्पेसिफिक भी हो सकता है। और एनजीओ बहुत सारा चीज़ों के लिए हो सकता है, चाहे बच्चों के लिए भी हो सकता है, या तो फूड के लिए भी हो सकता है, या तो सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, या तो वुमेन एम्पावरमेंट हो, किसी को एम्पावरमेंट हो, किसी ट्राइब का, या तो वुमेन हो, चाहे किसी दलित ट्राइब हो, सबका एम्पावरमेंट के लिए कोई एनजीओ बन सकता है। तो एनजीओ मोस्टली नॉन प्रॉफिट होते हैं। उसका एम ये नहीं होता कि वो उसको प्रॉफिट कमाना है। एनजीओ नॉन प्रॉफिट होता है और नॉन गवर्नमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आता है एनआरआई, मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो इंडियन हिंदुस्तान में आधा एक ईयर का आधे से कम रहता है, उसको हम एनआरआई बोलते हैं। मतलब किसी विदेश में अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, किसी रोज़गार के लिए गया हो, तो वह अगर एक साल में 6 महीने के ज़्यादा रह गया तो उसको हम एनआरआई बोलते हैं। फिर आता है एनएसएसओ, सीएसओ एंड एनएसओ। ये सब एक ही है। एनएसएसओ और सीएसओ को जोड़ के ही एनएसओ बनाया गया है। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देश में पूरा जो सर्वे होता था तो उसका काम के लिए बड़ा स्केल का सर्वे होता था उसका पूरा इंडिया में, तो उसके लिए एनएसएसओ पहले होता था। लेकिन अभी एनएसएसओ और सीएसओ बन के एनएसओ बन गया है। और सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका काम होता था कि
स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़, पूरा हिंदुस्तान में जितना भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ हो उसका कोऑर्डिनेट करना उसका काम होता था। तो ये सब दोनों का NSS और CSO का काम मिला के NSO, अभी ये NSO करता है, मतलब कुछ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, कंपाइलेशन और एनालिसिस, जितना भी स्टैटिस्टिक्स होगा, चाहे वो एनुअल सर्वे हो, इंडस्ट्री का सर्वे हो, या घर का सर्वे, या इकोनॉमिक सर्वे, ये सब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये सब वगैरह ये NSO के अंडर NSO ही कंडक्ट कराता है। फिर आता है ऑयल, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इंडस्ट्रियल जगह है जिसको हम नोएडा बोलते हैं, तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। और इसका ऑयल का काम ये है कि हिंदुस्तान में कहाँ तेल है उसको एक्सप्लोर करना, या तो तेल को प्रोड्यूस करना, तेल का प्रोडक्शन करना, उसका काम होता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। फिर आता है ओके मतलब ऑल करेक्ट, हम ओके बोलते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल एब्रीविएशन, फुल फॉर्म है ऑल करेक्ट, जिसका इंग्लिश में ऑल करेक्ट है। इसके बाद आता है ONGC, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका काम होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उसका एक्सप्लोर करना और प्रोडक्शन करना। ऑयल जैसा, ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसा ही है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ऑयल इंडिया और ONGC दोनों केंद्रीय सरकार के अंडर काम करता है। इसके बाद आता है OPEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज मिला के एक कमिटी बनाया गया है जिसको OPEC बोलते हैं, जिसका जो देश, मतलब पूरा टोटल 13 कंट्रीज हैं, 13 देश हैं ऐसा, जिसको लेके एक कमिटी बनाया गया है और जिसका काम होता है कि पेट्रोलियम का पॉलिसी बनाना, उसका प्राइस फिक्स करना, ये सब वगैरह एक कोऑर्डिनेशन हो सब एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में, सब ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रहे, तो इसके लिए एक कमिटी है, तो इसको OPEC बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, वियना बोल के जगह है ऑस्ट्रिया का, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है पान कार्ड, तो पान बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हर हिंदुस्तान में ये एक पान कार्ड बोल के एक है जो आपको टैक्स के मामले में काम आता है। फिर आता है PCI, मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये एक्चुअली प्रेस का, मीडिया का वॉच डॉग है। फिर आता है PhD, मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एक एजुकेशनल एकेडमिक डिग्री है और ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक डिग्री है जो मास्टर्स के बाद परस्यू कर सकते हैं। फिर आता है PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर, मेल भेजना हो, लाइक पोस्टल मेल भेजना होता है तो ये हम पिन यूज़ करते हैं। तो बिना पिन के कोई भी हम कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो चिट्ठी हो या तो कुछ भी हो, हम पोस्ट नहीं कर सकते अगर पिन ना हो तो हिंदुस्तान के हर एरिया को कुछ अलग अलग पिन दिया गया है और हर स्टेट का अलग अलग एक नंबर होता है, तो हर कोड का एक मीनिंग होता है। जैसे कि इसमें भी एक है, ये नंबर एक रीजन को दिया जाता है, फिर ये एक सब रीजन को, फिर ये एक डिस्ट्रिक्ट को, और ये तीनों पोस्ट ऑफिस, अलग अलग पोस्ट ऑफिस को दिया जाता है। तो ऐसे ही पिन नंबर अलॉट होता है पूरा हिंदुस्तान में। फिर आता है PNB, ये एक बैंक है, बैंकिंग हिंदुस्तान का बैंकिंग है। अभी रिसेंटली ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक मार्ज होके PNB के साथ मार्ज हो गया है और PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और PNB हिंदुस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट सरकारी कंपनी है, बैंक है अभी फ़िलहाल। फिर आता है PTI, मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
जो कि सबसे बड़ा एक न्यूज़ एजेंसी है। नॉन प्रॉफिट मतलब इसका मुनाफा कमाना इसका एम नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये सरकारी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आता है पीटीओ मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, उसको हम पीटीओ बोलते हैं। पीटीओ किसी पेज के एंड में अगर कुछ आपका कंप्लीट नहीं हुआ पेज में, तो हम वहाँ पीटीओ नीचे पीटीओ लिखते हैं, ताकि जो रीडर है वो उसको आप बोल रहे हैं कि पेज कृपया टर्न करें, तो नेक्स्ट पेज में उसका कंटिन्यूएशन है। तो इसी सिचुएशन में हम पीटीओ लिखते हैं। फिर आता है पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। हर स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। सेंटर का भी, केंद्र सरकार का भी है, जिसको हम CPWD बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और PWD हर स्टेट का अलग अलग होता है। फिर आता है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोल के, ये फॉरेन इंटेलिजेंस है, हिंदुस्तान का एक फॉरेन इंटेलिजेंस है, खुफिया है। अगर देश में टेररिज्म का अगेंस्ट, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ ये एजेंसी फाइट करता है और सरकार को एडवाइस देता है पॉलिसी बनाने के टाइम में, फॉरेन स्ट्रेटेजी के टाइम में सरकार को ये एजेंसी सुझाव देता है। और ये बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये काउंटर टेररिज्म एक एजेंसी है, काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, जिसका काम होता है कि देश में टेररिस्ट हटाना है, उसके खिलाफ फाइट करना है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको, तो इसके खिलाफ एक्शन लेता है ताकि देश में शांति बनाए रहे। इसके बाद होता है NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का चीफ एडवाइज़र है। नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ पॉलिसी हो या इंटरनेशनल अफेयर का रिलेटेड कुछ पॉलिसी हो, उसके लिए NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। तो अभी NSA हमारा है अजित डोभाल, मिस्टर अजित डोभाल इज़ द प्रेजेंट NSA ऑफ इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर ऑफ एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर आता है RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे डिपार्टमेंट का जो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, फोर्स है, उसको हम RPF बोलते हैं। तो जो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट का पूरा चीज़ वो लोग देखते हैं पूरा हिंदुस्तान में। फिर आता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई का, महाराष्ट्र का मुंबई में है। और ये हिंदुस्तान का जो पैसा इशू करना है, रुपीज़ इशू करना हो या रुपीज़ सप्लाई करना हो, यही काम होता है RBI का। और बाकी बैंकों को निगरानी में रखना भी इसका काम होता है। पूरा हिंदुस्तान का बैंकिंग सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है, ये भी इसका मेन काम होता है। ये लेकिन SBI या PNB जैसा वैसा बैंक नहीं है, ये अलग बैंक है जिसका काम होता है बाकी बैंकों को निगरानी में रखना, रेगुलेट करना, देश का इकोनॉमी को बैलेंस रखना, और देश का पैसा इंडियन रुपी जो होता है उसको इशू करना और उसको सप्लाई करना, पैसा बनाना, ये सब काम होता है RBI का। फिर आता है SAARC मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 देश हैं इस कमिटी में। ये साउथ एशियन का कुछ देशों से लेके बना है और इसका काम है रीजनल कोऑपरेशन, इन देशों के बीच कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए ये कमेटी बनाया गया है। फिर आता है सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केंद्रीय सरकार का ये एक स्टील अथॉरिटी है जो केंद्र सरकार के अंडर काम करता है
और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये स्टील मैन्युफैक्चर करता है और ये सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री। फिर आता है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान का सबसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये हाई कोर्ट से ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबसे ऊपर है और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर आता है सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र का मुंबई में है। इसका काम होता है कि कुछ फ्रॉड हो या कुछ इन अनफेयर ट्रेडिंग हो रहा है, अगर मार्केट में कमर्शियल मार्केट में कुछ फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट में फ्रॉड हो रहा है या तो ट्रेडिंग में अनफेयर हो रहा है, उसको रुकना है, प्रोहिबिट करना है। और कमोडिटी मार्केट में सिक्योरिटी या प्रोटेक्ट करना, सबका इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर होता है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये निगरानी रखते हैं पूरा मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट में ये निगरानी रखते हैं, पूरा इन्वेस्टर का पैसा का इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटी देता है। फिर आता है एसबीआई, ये सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र का मुंबई में है। फिर आता है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और ये छोटा बड़ा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने के लिए और उनको लाइसेंस देने के लिए काम करता है। जो छोटा इंडस्ट्रीज होते हैं उनका डेवलपमेंट, उसको लाइसेंस देने के लिए या तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसका देखभाल करता है, निगरानी में रखता है। इसके बाद आता है एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो टोटल 17 गोल लिया गया था इसी एक मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन का एक मीटिंग में 17 गोल लिया गया था, ग्लोबल गोल। तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर में, आने वाला फ्यूचर के लिए, एक हमारा फ्यूचर के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए एक कुछ गोल, पूरा 17 गोल रखा गया था। और ये 2015 का एक यूनाइटेड नेशन का एक मीटिंग में लिया गया था और ये उसका अचीवमेंट डेट 2030 रखा गया था, फिक्स किया गया था 2030। तो 2030 के अंदर 17 जो गोल है इसको हमको अचीव करना है बोल के एक सब देशों ने, यूनाइटेड नेशन का सब देशों ने प्रतिज्ञा लिया था। फिर आता है GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट भेजते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं, तो उसका लिए जो व्हीकल चाहिए होता है उसका अलग अलग नाम है। जितना बड़ा सैटेलाइट होगा उसके हिसाब से उतना बड़ा व्हीकल होगा। तो SLV सबसे छोटा व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ है, इसके ऊपर ASLV, इसके ऊपर PSLV, इसके ऊपर GSLV, उसके ऊपर GSLV MK3। तो जितना बड़ा सैटेलाइट होगा उसके हिसाब से उतना बड़ा व्हीकल होगा और ये इसरो बेचता है और यही सब इसरो ही बनाता है। ये सब व्हीकल भी बनाता है और सैटेलाइट भी इसरो बनाता है। ये हिंदुस्तान का इसरो का व्हीकल्स है। फिर आता है TOEFL एंड IELTS, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये दो बहुत ही फेमस मशहूर इंग्लिश स्किल टेस्ट है, टेस्टिंग सिस्टम है। अगर किसी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर को अगर किसी दूसरे कोई नेटिव इंग्लिश काउंट्रीज़ में जाना है तो उनको जॉब, चाहे वो जॉब के लिए हो या तो और भी कुछ पढ़ाई के लिए हो, तो उनको ये इस दोनों एग्ज़ाम में से कोई एग्ज़ाम में पास करना होता है, एक मार्क्स लाना पड़ता है, एक स्कोर करना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम है लेकिन ये दोनों सबसे फेमस एग्ज़ाम है, टेस्ट है
जो कि सब नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर को, अगर किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर जैसे कि इंग्लैंड में अगर जाना हो, या तो अमेरिका में जाना हो, या तो कनाडा में जाना हो, या तो ऑस्ट्रेलिया में जाना हो, तो अगर इंडिया का लोग, तो उनको TOEFL या तो IELTS की इसका 2 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम देना होता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहा हो या तो जॉब के लिए। फिर आता है ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान में जो नेटवर्क है, टेलीकॉम नेटवर्क है, उसका जो देखभाल, उसका रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है, उसको ट्राई बोलते हैं। ये सरकारी एक अथॉरिटी है जो उन सब टेलीकॉम ऑपरेटर जो होता है, चाहे वो एयरटेल हो, BSNL हो, या तो जियो हो, या तो कुछ आइडिया, रिलायंस वगैरह, तो इसको निगरानी में रखता है ट्राई, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर आता है UFO, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर कुछ ऑब्जेक्ट आकाश में उड़ रहा है तो अनआइडेंटिफाइड है, जो पहचान नहीं पाते साइंटिस्ट, तो उसको हम UFO बोलते हैं। हम एज्यूम करते हैं, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि शायद इस UFO से कुछ दूसरा ग्रह का लोग पृथ्वी में आ रहा है, तो उसको उन लोगों का व्हीकल को, एलियन का व्हीकल को UFO बोला जाता है। फिर आता है UGC, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। UGC एक्चुअली जितना भी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए UGC अथॉरिटी, UGC कमीशन है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जैसे AICTE है, और वैसे ही नॉन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गाइड करने के लिए UGC है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर आता है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट में बड़ा सिटी न्यूयॉर्क सिटी वहाँ है, और इसका काम ही होता है कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्स इसको प्रोड्यूस करना, इसको डेवलप करना, लोगों को मदद करना, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा दुनिया में लोगों को मदद करना, लोगों को अच्छा एक ज़िंदगी दिलाना, मतलब अच्छा बेटर फ्यूचर दिलाना, लोगों का बिल्ड बेटर लाइफ, लोगों का लाइफस्टाइल भी बड़ा करना, कुछ आइडिया, एक्सपीरियंस, कुछ रिसोर्सेस, नॉलेज, इसके लिए वो देते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है। फिर आता है UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है, अफ्रीकन काउंटी केनिया, और इसका काम है एनवायरनमेंट रिलेटेड जितना प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखभाल करना, उसका काम होता है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है। फिर आता है यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, और इसका काम होता है कि वर्ल्ड पीस, पूरा विश्व में शांति लाना है, सिक्योरिटी लाना है, और इसके लिए वो सब देश, यूनाइटेड नेशन का जितना भी मेंबर कंट्री है उसको एक साथ लाता है, और उनको कोऑपरेट करने के लिए, उनका कोऑपरेट के थ्रू कुछ प्लेज लेता है, ताकि दुनिया में शांति हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए काम करता है, और ये इकोनॉमिक, सोशल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी इनिशिएटिव लेता है, और बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज जो होता है, हिस्टोरिकल हेरिटेज उसको भी आइडेंटिफाई करता है। फिर आता है UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जितना भी रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अगर एक देश का लोग दूसरे देश में अनाथ होके जाते हैं, चाहे वो युद्ध के टाइम हो, किसी एक देश में युद्ध चल रहा है, तो उस देश का लोग किसी दूसरे देश में भाग के जा रहे होते हैं, तो उनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। चाहे वो वार के टाइम में हो, युद्ध के टाइम में हो, या तो फ्लड के लिए लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, तो उन सब लोगों को, उन सब रिफ्यूजीज़ को देखभाल करना, उनके राइट्स के लिए फाइट करना,
उनको सही जस्टिस दिलाना ये इस एजेंसी का काम होता है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा है, मतलब स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जेनेवा है। और ये रिफ्यूजीज़ को हेल्प करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। फिर आता है यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली अभी यूनाइटेड नेशन ही बोला जाता है, यूएन बोला जाता है। पहले यूएनओ भी, कभी कभी यूएनओ भी बोला जाता है, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन ही बोला जाता है। और ये एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसका काम है पूरा दुनिया में शांति, चाहे वो शांति लाना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन लाना है, ये सब इस एजेंसी का काम है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेंबर स्टेट टोटल 193 है। फिर आता है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये जितना भी बड़ा आईएएस ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सब ये एजेंसी रिक्रूट करते हैं। हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, 3 फेज़ का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इसके बाद वाइवा। तो ये तीनों एग्ज़ाम के बाद कैंडिडेट रिक्रूट होते हैं, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, इसके बाद आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब लोग रिक्रूट होते हैं। देश का सबसे टॉप जो रैंकिंग ऑफिसर होते हैं, ये यूपीएससी के थ्रू ही रिक्रूट किया जाता है। यूएसएसआर, मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया पहले जब बड़ा था तो उसको यूएसएसआर भी, रशिया को यूएसएसआर भी बोला जाता है। जब पूरा यूनाइटेड था तब उसको यूएसएसआर बोला जाता था। फिर आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया है। अभी वैट नहीं है, हिंदुस्तान में वैट नहीं है, लेकिन बाहर देशों में वैट है। फिर आता है बीसी, वाइस चांसलर, किसी यूनिवर्सिटी का जो हेड होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हो या तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट, कोई भी डिसीजन लेना हो, ये वाइस चांसलर के ऑर्डर के बाद ही आता है। तो वाइस चांसलर टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली हेड है किसी यूनिवर्सिटी का। वीआईपी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनको हम वीआईपी बोलते हैं। WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोग है, पब्लिक फिगर हो या तो कोई लीडर हो, वर्ल्ड लीडर हो, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके एक बेटर फ्यूचर के लिए इनिशिएटिव लाना, उसका लिए काम करता है। तो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए ये एनजीओ काम करता है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो या तो बिजनेस फील्ड में हो या तो पॉलिटिकल फील्ड में या तो सोशल फील्ड में, कुछ भी फील्ड में हो, इन चारों में से इन फील्ड्स में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करते हैं। दुनिया का सब लोग, बड़ा लोग, चाहे वो वर्ल्ड लीडर हो या तो सेलिब्रिटीज़ हो, पब्लिक फिगर हो, उनको बुला के इंटरेक्शन करवा के कुछ नया दुनिया के लिए, कुछ नया अच्छा, एक बेटर फ्यूचर के लिए दुनिया को आगे ले जाने का काम करता है। इसका www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, किसी एक वेबसाइट में जाना होता है तो हम www मारते हैं, इसके बाद किसी उस वेबसाइट का एड्रेस मार के हम गूगल में सर्च करते हैं। फिर होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, और जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, मतलब स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जेनेवा में है। और जितना भी दुनिया में हेल्थ क्राइसिस होता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही देखते हैं। जैसे कि अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो उसका हिसाब से जितना रिसर्च हो रहा है, वैक्सीन के लिए हो या तो इस वायरस के लिए हो, सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही कर रहे हैं। और दुनिया का हर देशों को, सब देशों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुझाव दे रहा है कैसे इस वायरस को टैकल करें।
तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइक इबोला वायरस हो या तो डेंगू मलेरिया, सब के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करता है, फिर बाकी दुनिया को बोलता है कि कैसे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट्रेन करना है उस वायरस को, उसका सुझाव देते हैं। सब देशों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुझाव देते हैं। फिर आता है WWF, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये एक नॉन गवर्नमेंट NGO है जिसका काम होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका काम होता है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का कैपिटल जेनेवा में है। और इसका ये हमेशा एफर्ट करता है, ये हमेशा उसका एफर्ट रहा है कि मनुष्य का जो इम्पैक्ट है नेचर में, मनुष्य जितना डिफोरेस्टेशन कर रहा है या तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के ख़राब कर रहा है पूरा नेचर को, उसको डिक्रीज़ करना है, इसको कम करने के लिए वो हमेशा एफर्ट करता है, ट्राई करता है पूरा दुनिया में। ये एक NGO है पूरा दुनिया जोड़ के। फिर आता है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड का जितना रेगुलेशन है, फैसिलिटीज सबको देते हैं। पूरा एक देश से दूसरे देश का जो देश से कोऑपरेशन के थ्रू कुछ पॉलिसी लाने में मदद करते हैं। एक देश से दूसरे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सहाय करता है। तो यही तक था आज का एब्रीविएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जीके का कुछ टॉपिक लाऊंगा, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बोलिए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए इन फ्यूचर। So thank you.